वेलकम बैक दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चलिए स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे। हम तीसरा चैप्टर कर रहे थे अब संख्याओं के साथ खेलना, और हमने पिछले वीडियो में 3.5 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। तो बिना देरी के हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें, महत्तम समापवर्तक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सार गुणनखंडन पढ़ चुके हैं। सार गुणनखंडन होता क्या है, कोई भी दो नंबर दे रखा हो, दो या दो से अधिक नंबर दे रखा हो, ठीक है, और उन सब में से क्या हो, उन तीनों का हम फैक्टर निकाले, और उन तीनों में जो कॉमन हो, उन तीनों में जो सेम नंबर कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं, सार गुणनखंडन कहते हैं। जैसे देखिए 16 और 20, 16 और 20 का हम निकाले, 16 का गुणनखंडन क्या क्या हो सकता था। देखिए 16 का गुणनखंडन क्या क्या हो सकता था, 1 2 4 8 और क्या था, 16 था। ठीक है, इसी तरीके से 20 का क्या क्या था, 1 2 4 5 10 और क्या है, 20 है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या है, 4 कॉमन है। तो क्या लिख सकता हूं, 16 और 20 का सार गुणनखंडन की कितना कितना आ गया बताइए, 1 2 और 4। और अगर मैं कहूं कि इसमें सबसे बड़ी सार गुणनखंडन कौन सा है, तो क्या है ये, 4 ना, 4 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 20 24 28। ठीक है, 20 24 28 ले लेते हैं। ठीक है, 20 24 28 ले लेते हैं, 20 24 28। ठीक है, 20 24 28, और इनका अगर वो करें हम, अगर सार गुणनखंडन निकाले तो जैसे देखिए 20 का क्या क्या हो सकता है, देखिए अभी कर रहे हैं तो 1 2 4 5 10 और क्या, 20। ठीक है, इसी तरीके से 24 से क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 6 7 8। 8 के बाद कितना होगा, 8 के बाद 12, 12 के बाद डायरेक्ट 24। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए 28 का भी ले लेते हैं, 1 2 3 नहीं होगा, 4 4 7 28 होता है, और 7। ठीक है, 7 के बाद क्या, 14, 14 के बाद और 28। ठीक है, 28 हो गया। तो देखिए अब इन सब में से क्या हो जाएगा, सार गुणनखंडन हो जाएगा। देखिए 1 सब में कॉमन, ठीक है, 2 सब में कॉमन, ठीक है, 4 देखिए सब में कॉमन, ये देखिए 4 सब में कॉमन। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है नहीं, तो क्या लिख सकता हूं, 20 24 और 28 का सार गुणनखंडन कितना है, सार गुणनखंडन कितना है, 1 2 और 4। ठीक है, लेकिन अब फिर से मैं कहूं, अगर मैं फिर से कहूं कि इन सब में से सबसे बड़ी, इन सब 20 24 28 में से सबसे बड़ी सार गुणनखंडन कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए तो देखिए इसमें भी सबसे बड़ी सार गुणनखंडन कितना है, 4, तो इसमें भी कितने सार गुणनखंडन क्या है, 4 है। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम पूरा डेफिनेशन देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, देखिए तो मैंने अभी जैसे 16 और 20 का, और 20 24 28 का अभी क्या लिया था, सार गुणनखंडन लिया था, और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी वही क्या थी, सबसे बड़ी सार गुणनखंडन थी। तो मतलब क्या है, वही जो मैं अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, 2 नंबर ले रहे थे, उसका गुणनखंडन कर रहे थे, और उन दोनों में से जो क्या मिल रहा था, सबसे सार गुणनखंडन निकल रहा था, और जो सार गुणनखंडन सबसे बड़ी थी उसी के क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंडन ही इन दी संख्याओं का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना था, 4 था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसको देखिए छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्तक को, इसका मॉल ले लेते हैं और इसका सौ, तो मौसम भी कहते हैं, और इंग्लिश में एचसीएफ भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, महत्तम सारभाजक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या, जीसीडी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्या दी गई हो, और उसका सार गुणनखंडनों में से सबसे बड़ा जो सार गुणनखंडन होगा वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो चलिए बिना देरी के करते हैं। देखिए 20 28 और 36 का मौसा याद करना है। तो देखिए उसका करने का काफी तरीका है, मैंने आपको देखिए एक फैक्टर ट्री के माध्यम से भी सिखाया था, गुणनखंडन वृक्ष के सहायता से सिखाया था,
और एक हम फैक्टर करते करते रूप में भी लिख रहे थे, उसके सहायता से भी समझाया था। चलिए इसको हम एक और माध्यम से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो हमने क्या पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंडन की विधि के द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन होता क्या है ये भी बता चुका हूँ। अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य सबसे पहले अभाज्य संख्या होती क्या है, वह संख्या जिसके क्या हो, दो गुणनखंडन हो, केवल खुद हो और वह केवल खुद हो और एक हो, तो वही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, कोई भी नंबर दे रखा हो और उसका फैक्टर कितना हो, वो खुद ही संख्या और एक फैक्टर हो, तो उसका क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और जब हम उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर में करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडन में करते हैं, तो इसका हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणन, इसका हम एलसीएम लेते हैं। और जो यहाँ पे चीज आती है, जैसे देखिए अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे देखिए 21 ले लेता हूँ। ठीक है, 21 को करूंगा तो क्या करूंगा, इसको एलसीएम ले लूंगा, 3 7 21। ठीक है, इसको 7, तो देखिए 3 गुने 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 3 गुने 7 21 हो गया। तो 3 और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, गुणनखंडन के रूप में आ गया, तो इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए इसको किस विधि से करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंडन की विधि से करेंगे। तो चलिए देखिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 20, 28 और 36 का अभाज्य गुणनखंडन, तो देखिए 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हम क्या ले सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम लेंगे तो 20 को ले लेंगे, कर लेंगे, तो देखिए क्या कर लेंगे, अगर हम करेंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंचे 10, 5 और 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 28 से कर लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर से 2, 2 सत्ते 14, फिर से 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 36 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 बजा तो 16 बन गया, 2 8 16, फिर से 2 2 9 18, फिर से 3 3 3 9, और फिर कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए सबका अभाज्य गुणनखंडन लिख लेते हैं डायरेक्ट हम। जैसे 20 है तो 20 में क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, और 28 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, 36 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो देखिए अब एचसीएफ का मतलब, देखिए इस क्वेश्चन में आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए इन दोनों में सार गुणनखंडन कितना है, अगर सार गुणनखंडन की बात करें तो देखिए सार गुणनखंडन कितना है, 2 है। ठीक है, 2 ही है। ठीक है, और रिपीटेशन कितनी बार आ रही है, ये देखिए इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, देखिए ये कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ी है, और क्या करें, तीनों में कॉमन आ रही है। तो सार गुणनखंडन होता है क्या, कोई भी नंबर हमें गिवन दे रखा हो, 3 नंबर जैसे दे रखा, उस सभी को हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, और उन तीनों में चाहे जितने भी नंबर कॉमन, इसमें देखिए 2 बार कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और वही संख्या क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंडन हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 20 28 और 36 का गुणनखंडन कितना हो जाएगा, 20 28 और 36 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, या मौसा लिख देंगे, हिंदी में लिख सकते हैं, मौसा लिख देते हैं। तो मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है। ठीक है, कॉमन है, 2 दूनी 4, तो इसी का आंसर 4 होगा। तो मतलब क्या करना है, कोई भी नंबर हमें दे रखा हो एचसीएफ निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, पहले हम सबसे छोटी विधि है यही, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंडन वृक्ष के माध्यम के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन की विधि के द्वारा करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसका अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, और उन दोनों में जितने भी कॉमन नंबर आ रहा होगा, जैसे देखिए 20 28 36 में कितने बार 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो मतलब क्या कह सकता हूँ, जो 2 है क्या, इसमें सार गुणनखंडन भी कह सकता हूँ मैं, सार गुणनखंडन भी कह सकता हूँ। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जितने बार जो भी कॉमन नंबर है ना तीनों में, उसको क्या करना है, तो देखिए दोनों में कॉमन कितना है, 2 है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको मैं 2 बार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर कितना गया, 4। अब देखिए हमने बेसिक चीजें पढ़ ली है कि क्या हमने 3.6 प्रश्नावली पढ़नी है। तो देखिए हम बिना देरी के 3.6 प्रश्नावली भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, 18 और 48 एचसीएफ। अभी मैंने जैसे बताया कि कोई भी नंबर दे रखा हो, हम उसको किस विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा कर लेंगे, क्योंकि वो काफी ईजी है। क्या होता है, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, और उन दोनों में जो क्या होगा, कॉमन होगा, उसको क्या कर लेंगे हम, वही क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं 18 का करूंगा, 18 का अभाज्य गुणनखंडन लूंगा तो कितना होगा, 18 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 48 का कर लूँ, ठीक है, 2 2 3 4, 2 चौके 8, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 6 12, 2 2 तिया 6, और क्या आएगा 3 3 एकम 3। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडन कितना हो जाएगा, देखिए 18 का क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसी तरीके से 48 का कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 3 4 4 8 2 16 16 तिया 48। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है,
और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। देखिए तो मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर दे रखा हो उसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, या गुणनखंडन निकाल लेंगे। उसमें जो 2 कॉमन रहेगा हम उसी को क्या करते हैं, फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3, तो हम क्या लिख सकता हूँ, 18 और 48 का मौसा कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 3 कितना हो गया, 6, तो 18 और 48 का मौसा कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से हम ये कर लेते हैं, तो देखिए 30 का कितना हो जाएगा हल, तो 30 का हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए 2, तो 2 एकम 2, तो कितना बचा 1, तो 10 बन गया, 2 पंचे 10, ठीक है, तो 15 किसके टेबल में, 3 के टेबल में, 3 पंचे 15 और फिर 5, 5 एकम 5। इसी तरीके से 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 7 21 और क्या हो गया 7, तो 7 तो क्या कर लेते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड 30 का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 42 का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42 सॉरी, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो क्या कर लेंगे, एचसीएफ का सिंपल फंडा है, जो भी कॉमन आ रहा है उन दोनों को गुना कर देंगे आपस में, जो भी कॉमन आ रहा है, अगर एक कॉमन आ रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, और जितना कॉमन आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, 30 और 42 का मौसा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। पहले का तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें मौसा क्या करना है, तो करते हैं, देखिए 18 का ले लेते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, देखिए 2 2 नंबर 18, 3 3 तिया 9, फिर से 3 3 एकम 3, ठीक है, 60 भी कर लेते हैं, तो कैसे होगा, देखिए 2 तिया 6 और 0 का 0, ठीक है, 2 तो देखिए 2 एकम 2, तो कितना बचा, 3 में से 2 गए तो 1, तो 10 बन गया, तो 2 पंचे 10, फिर से 3 से 3 पंचे 15 और क्या 5 एकम 5, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, तो अब डायरेक्ट फैक्टर लिख लेते हैं, किसका क्या हो गया 18 का, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 60 का क्या आ गया फैक्टर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में, कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है लिख ले, पहले कर लेते हैं, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और क्या इसके अलावा कॉमन आ रहा है, नहीं ना, कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लिख देते हैं, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, ऊपर जो बने सेम नीचे ही बने। अगर देखिए इसमें 3 है लेकिन 3 है अब नहीं, इसमें 2 है तो 2 है अब नहीं, 5 है तो 5 इसमें है नहीं, तो कितने का बनना है, 2 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अब जितना भी अगर एक ही आए कॉमन आए तो क्या होता है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अगर क्या है 2 1 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, उन दोनों का हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या लिख सकता हूँ, 60 और सॉरी 18 और 60 था, ठीक है, 18 और 60 का मौसा महत्तम समापवर्तक, तो कितना हो गया, 2 तिया 6, आंसर हो गया। अब 27 का भी ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं डायरेक्ट, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 63 का कर लेते हैं हम यूं ही, क्या लिख सकते हैं, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कि देखिए मुझे पता कैसे चल रहा है कि 3 से होगा, क्योंकि मुझे रूल पता है 3 का, क्योंकि इसमें हमने पढ़ लिया विभाज्यता का नियम के अनुसार क्या 3 कब भाग होता है, कि कोई भी नंबर दे रखा हो उसका क्या हो, उसका योगफल क्या हो, 3 का गुणज हो। तो देखिए 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, 9 3 के टेबल में 3 का गुणज है नहीं होता है, इसीलिए मैं कर लिया। 2 से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से हमें पता है रूल क्या होता है, उसके कारण क्या हमें कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो 2 से नहीं, तो देखिए 21 आ गया, अब क्या हो गया 3 सत्ते 21, और फिर से डायरेक्ट से 7 से, ठीक है। तो अब क्या लिख लेते हैं, इसका गुणनखंड लिख लेते हैं, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 63 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, ठीक है। अब जो कॉमन है वो लिख लेते हैं डायरेक्ट हम, देखिए 3 कॉमन है और क्या कॉमन है 3, अब क्या 3 और 7 कॉमन आ रहे हैं, नहीं 7 इसमें तो इसमें नहीं है, 3 इसमें तो नहीं, तो जो कॉमन आते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जितने कॉमन आते हैं, और उनको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, 27 और 63 का मौसा कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पहले का 5वां क्वेश्चन, इसमें भी मौसा निकालना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निकाल लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, 1 बचे तो 16 बन गए, तो 2 अट्ठे 16, देखिए 2 तो 2 नंबर 18, 3 3 तिया 9, फिर से 3, ठीक है। और इसको कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए, आपको ध्यान रखना है। 84, फिर से देखिए, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। देखिए 36 का गुणनखंड क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और 84 का क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तो देखिए यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, फिर से इनमें जो कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 फिर भी कॉमन आ रहा है, क्या आप कॉमन आ रहा है कोई नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और हमें पता चल जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका मौसा 36 और 84 का मौसा क्या आ जाएगा, मौसा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं, देखिए ये भी कर लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 34 और 102। देखिए 34 का क्या ले लेता हूँ मैं, इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लेता हूँ। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और क्या हो गया 17 से डायरेक्ट ना, 17 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है कि वो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आता है, तो यही हो गया डायरेक्ट। और 102 का डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो कितना हो गया, 2 5 10 और 2 एकम 2 और 51 से तो कितना से जाएगा डायरेक्ट, ये 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3 तो कितना बचा 2, तो 21 बन गया, 3 सत्ते 21 और फिर ये 17 से, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, 34 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 17, ठीक है। 102 का कितना आ गया है 3 गुना 2 गुना 17, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 17 दूनी देखिए, ठीक है। तो 17 ठीक है। तो क्या आ गया, देखिए 2 2 कॉमन आ गए, तो क्या लिख सकता हूँ इसमें 34 और 102 का मौसा 17 गुने 2 तो कितना आ गया 34। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए पहले का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले का कौन सा ये हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, 70 105 175 का फिर से हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 70 का क्या लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर से कर लेते हैं। 2 3 6 बचा 1 तो 10, तो 2 5 10, 5 से कर लेते हैं, 5 7 35 और 5 7 एकम 7, ठीक है। फिर 105 का कर लेते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि देखिए इकाई के में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 5 है, तो 5 का तो 5 से डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो 5 10 और 5 एकम 5, फिर क्या होगा ये 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकम 7, ठीक है। फिर 175 का भी कर लेते हैं हम। तो कितने से 5 से जाएगा, तो 5 3 15 2 5 तो 25, तो 5 सत्ते 35 ना, डायरेक्ट फिर किससे 37 ना, 5 3 15 2 बचा तो 25 हो गया, ठीक है। और फिर क्या बच गया ये 37, तो 37 से डायरेक्ट जाएगा, 37 से कम 37, ठीक है। तो अब फिर से इसका भाज्य गुण फैक्टर लिख लेते हैं। तो 70 का क्या क्या हो गया, 2 5 10, 10 सत्ते 70 और फिर 105 है क्या, ठीक है। देखिए तो ये गलत हो गया थोड़ा, देखिए यहाँ पे फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए तो 5 3 15 बचा 2 तो 25, 5 25 हो गया, ठीक है। फिर से 5 से जाएगा तो 5 7 35 और फिर से क्या जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है। देखिए ये कर ले 70 का, तो 2 5 10 10 70 105 क्या होगा, 5 3 15 और 15 सत्ते 105 और फिर 175 क्या हो गया, देखिए 5 6 25 और 25 सत्ते 175। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया लेकिन कोई नहीं, ले लेते हैं हम। देखिए क्या ये कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक है। और क्या 7 कॉमन आ रहा है तीनों में, आ रहा है। तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए जो भी कॉमन है उसको गुना कर देंगे। तो क्या लिख सकता हूँ 70 105 और 175 का मौसम, ठीक है। तो क्या हो गया 5 गुने 7, तो क्या आ गया 35, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं। तो 91 112 और 49 का भी क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो 91 का क्या हो जाएगा बताइए, 91 का क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, ठीक है। फिर 112 है, 112 को फिर क्या है 2 से जाएगा, हाँ तो 2 5 10 बचा 1 तो 12 बन गया, 2 6 12, फिर दे तो 2 दूनी 4 तो 2 8 16, फिर से 2 तो 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से तो 2 सत्ते 14, फिर क्या हो गया 7 7 एकम 7, फिर 49 किससे जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। तो 91 का क्या लिख सकते हैं, 91 का क्या गुणनखंड आ गया 13 गुने 7 ना। अब 112 का क्या क्या गुणनखंड आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 सत्ते 112 और 49 का क्या गुणनखंड आ गया 7 गुने 7,
ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए 13 का कॉमन है किसी में नहीं, तो क्या एक कॉमन नजर आ रहा है सिर्फ हमें 7। देखिए 7 सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, 7 ही कॉमन है ना। तो देखिए इसमें 7 है, अब दोबारा कोई 7 है कोई इसी में नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 91, 112 और 49 का मौसा क्या हो जाएगा बराबर 7। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए पहले का 9वां करते हैं। देखिए 18, 54, 81 का भी क्या निकालना है, मौसा निकालना है। देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। देखिए 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है 54 का भी निकालते हैं। देखिए 2 2 2 दूनी 4 बचा 1 तो बचा 14 बन गया, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है 81 का भी निकालते हैं हम यूं ही। तो डायरेक्ट कितने होगा 3 3 27 से 81 होता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है तो अब देखिए फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या है 2 3 6, 6 3 18। 54 का क्या आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और इसी तरीके से 81 क्या है 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। ठीक है इतना आ गया। तो अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये 3 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ, इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या होगा 18, 54 और 81 का मौसा कितना आ जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं। 12, 45 और 75 का भी निकालना है। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है इसी तरीके से 45 का क्या हो जाएगा 3 से 3 1 3 तो 3 और 1 बजे 3 5 15, फिर से 3 तो 3 5 15 और क्या हो गया 5। ठीक है 75 का क्या हो जाएगा, 75 का भी क्या हो जाएगा, क्या 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। तो 3 दूनी 6 बचा 1 तो 15, 3 5 15, 25 से तो 5 25 और 5 1 5। अब क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट पुनर्खंडन निकल लेते हैं। तो 12 क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 12। 45 का क्या हो गया 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 9 5 45। और 75 का क्या होगा इसी तरीके से 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए कॉमन देखिए सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है कॉमन। देखिए अगर 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ डायरेक्ट देखिए, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है कि 3 कॉमन। देखिए 2 इसमें भी नहीं आ रहा है, 5 इसमें तो इसमें नहीं है, तो क्या बस सिर्फ 3 है। मैं क्या लिख सकता हूँ 12, 45 और 75 का मौसा कितना हो जाएगा 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब निम्न का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है दो क्रमागत संख्या, कोई से भी 2 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है 1 और 2 तो देखिए ठीक है पहला कर लेते हैं 1। ठीक है 2 क्रमागत संख्या, तो 2 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। कोई सा भी 2 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। ठीक है कोई सा भी, तो हम क्या ले लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 तो नहीं ले लेते, डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है 3 और 4। ठीक है 2 क्रमागत संख्या हो गया। ठीक है अब क्या करें 3 और 4 का मौसा ज्ञात करना है। 3 और 4 का मौसा, 3 का क्या होगा, 3 का कोई क्या होगा, 3 का हम क्या लिख सकते हैं 3 का 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना। 3 गुना 1 3 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख लेंगे 3 ही लिख लेंगे हम। ठीक है क्योंकि अगर 3 का करेंगे भी हम तो देखिए अगर 3 का हम क्या निकले अभाज्य गुणनखंड के माध्य के द्वारा, तो 3 का क्या होगा 3 का 3 ही हो जाएगा। 4 का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का क्या निकालेंगे तो 4 का देखिए 4 को हम कर लेंगे तो सिंपल वे में कर लेते तो 2 और क्या हो जाएगा 2 तो 2। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया तो क्या फैक्टर कितना हो गया 3 का 3 ही हो गया, 3 गुना 1 ना लिख लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम नहीं भी लिखे, अगर बाई चांस समझिए देखिए नहीं भी लिखे, ठीक है 3 बराबर 3 और 4 का क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 2। तो क्या इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो क्या मौसा निकलेगा। मौसा तो कहता है ना कि महत्तम समापवर्तक कहता है कि इन दोनों में कॉमन आए, ठीक है वही होगा, तो इन दोनों में कॉमन नहीं आता है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो कोई भी 2 नंबर दे रखा हो उसका फैक्टर निकाले और उन दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो उसका हमेशा मौसा कितना होता है, एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हम अपने मर्जी से यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो क्या कॉमन आ गया 1 1 कॉमन आ गया यहाँ पे देखिए। ठीक है तो क्या कहने का, तो क्या लिख सकता हूँ 3 और 4 का मौसा
कितना आ गया 1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई भी दो नंबर दे रखा हो और उन दोनों में कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा होगा, तो उसका अगर हमें से क्या पूछे, मौसा पूछे, तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम या इसको ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है, ज्यादातर एक ही, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए बी क्या कह रहा है हमें, दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या करना है हमें। तो दो क्रमागत सम संख्या कोई सा भी ले लेते हैं, दो क्रमागत सम संख्या क्या ले लेते हैं, 2 और 4 ले लें, 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सम संख्या वही होती है ना, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। तो 2 और 4, तो 2 का अगर मैं क्या ले लूँ, 2 का क्या ले लेता हूँ, इसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेता हूँ, जैसे हम करते हैं। ठीक है, नई विधि में हम नहीं घुस रहे हैं, जिससे हम क्या हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और 2 का करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 लिख सकता हूँ, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है इसमें, तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो कॉमन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, देखिए क्योंकि एक कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 और 4 का मौसा कितना हो जाएगा, 2। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दो क्रमागत सम संख्याओं का जो मौसा हमेशा कितना आता है, 2 आता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अब देखिए तीसरा भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या क्या क्या ले सकता हूँ बताइए, 3 और 5 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 और 5 लेता हूँ। ठीक है, हमें पता है विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं होती। तो 3 और 5 का लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए 3 का, तो 3 एकम 3, 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 3 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 5 हो जाएगा। तो क्या कोई भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखिए कोई भी क्या कॉमन आ रहा है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई कॉमन दोनों में ना आए तो क्या लगाना, अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं। तो 1 क्या कॉमन है, अर्थात आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो नंबर दे रखा हो, ठीक है, और उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, तो अर्थात और फिर भी कहीं क्या उसका HCF निकालने का मतलब मौसा निकालने के लिए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉमन ना आए तो उसका आंसर कितना होता है, मौसा 1 आता है। तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसका क्या आ गया, 3 और 5 का मौसा कितना आ गया, 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्या का हमेशा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। और हमेशा ध्यान रखना दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत संख्या का भी मौसा 1 आएगा, दो क्रमागत सम संख्या का जो HCF हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, और दो क्रमागत विषम संख्या का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सहभाज्य संख्याओं के 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2, 15 कितना है, 3 गुना 5। तो क्योंकि इन गुणनखंडों में से कोई भी देखिए सार गुणनखंडन नहीं है, मतलब क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 2, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। सार गुणनखंडन वही होता है ना, 2 नंबर दे रखा हो उसका फैक्टर, उन दोनों संख्या में जो फैक्टर में जो कॉमन आ रहा होगा वही सार गुणनखंडन। तो देखिए इसमें तो सार गुणनखंडन है ही नहीं, तो क्या कह रहा है, इसलिए 4 और 15 का मौसा 0 है। क्या ये उत्तर सही है, यदि नहीं तो इसका आंसर मौसा क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब भी क्या हो, कोई दो नंबर दे रखा हो, जैसे क्या दे रखा है, 4 और 15 दे रखा है। ठीक है, 4 और 15 का कितना दे रखा है, 2 गुना 2 दे रखा है, और कितना दे रखा है, 3 गुने 5। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो नंबर दे रखा हो और उसमें कोई भी क्या हो, सार गुणनखंडन नहीं हो, तो क्या होगा, उसका जो मौसा होगा 0 कभी भी नहीं होगा, क्या होगा, मौसा हमेशा 1 होगा। क्योंकि हम 1 तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं अपनी मर्जी से, जब कॉमन ना आ रहा हो तो। ठीक है, 1 तो लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई दो नंबर दे रखा हो और उसमें क्या हो, सार गुणनखंडन नहीं हो, तो उसका हमेशा मौसा कितना होगा, 1 होगा। तो ठीक है, 4 और 15 का मौसा कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से 3.6 प्रश्नावली खत्म हो चुका है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।